रिवीजन स्टार्ट करा रहा हूँ, रिवीजन ऑफ मनी एंड बैंकिंग। आज सिर्फ मनी की रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बैंकिंग की, ठीक है, और उससे नेक्स्ट क्लास में दोनों का टेस्ट। देखो मनी चैप्टर में 2 से 3 चीजें आती हैं जो कवर की जाती हैं, बट इसका जो मेजर क्वेश्चन है जो 3 मार्क 4 मार्क या 6 मार्क में बनता है वो बनता है मनी सप्लाई, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं लीगल टेंडर मनी से, नॉन लीगल टेंडर मनी से, ठीक है। लीगल में आगे आता है लिमिटेड अनलिमिटेड, इनसे बनते हैं वहां पर, ठीक है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अच्छा, असर्शन रीजनिंग जो क्वेश्चन आएंगे इसके वो कुछ डेफिनेशन होती है, जैसे लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, फिड्यूशरी मनी क्या होती है, उसके बेसिस पर इसके असर्शन रीजनिंग बन सकते हैं, ठीक है। मेजरली चैप्टर बड़ा ईजी है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबसे जो स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं हमारे मैक्रो में वो होते हैं मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये थोड़े से स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड वाली जो यूनिट है उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, इनमें टाइम नहीं ज़्यादा लगता। अगर आप कोई करना चाहता है तो ये 5 चैप्टर्स, मनी बैंकिंग वाला 2 चैप्टर हो गए, गवर्नमेंट बजट तीसरा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट 4th हो गया, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट 5th। ये 5 चैप्टर्स जो हैं, ये 5 चैप्टर्स आप विद इन अ डे और विद इन अ 2 डे मैक्सिमम, मिनिमम 1 डे, मैक्सिमम 2 दिन, 2 दिन में आप सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हो, ठीक है। और एक दिन नेशनल इनकम के ऊपर लगता है और एक दिन एग्रीगेट डिमांड, मतलब 4 दिन लगते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 दिन में पूरी की पूरी मैक्रो कंप्लीट हो जाती है अगर हम फुली फ्रॉम 0 टू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर अभी तक स्टार्ट करेंगे तो 100% हमारा सिलेबस कवर हो जाता है 4 दिन के अंदर, क्लियर। फिर भी हमने आराम आराम से एक एक चीज करते चलना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर मनी से। बेटा मनी में पहला पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ मनी क्या होता है। देखो मनी है क्या चीज, मनी का मतलब होता है पैसा। क्या मतलब होता है? पैसा। हर बंदा चाहता है कि उसके पास क्या हो, पैसा हो। कोई भी पर्सन पैसे के लिए कभी भी मना नहीं करता कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। हर पर्सन की एक ही डिमांड होती है कि मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है जी। सो पैसा है क्या चीज, मनी है क्या चीज। कहते हैं मनी कैन बी डिफाइंड एज दैट इज समथिंग जनरली एक्सेप्टेड। हर कोई एक्सेप्ट करेगा, मैंने अभी आपको कहा पैसा कोई भी पर्सन एक्सेप्ट करने से मना नहीं करता। हर पर्सन कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है जी। जनरली एक्सेप्टेड, किस लिए एक्सेप्ट करते हैं? एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अगर मुझे कुछ भी एक्सचेंज करना है, लाइक मुझे ये स्टाइलस चाहिए, मैं पैसा दूंगा और उसके अगेंस्ट स्टाइलस ले सकता हूँ। मुझे एलईडी बोर्ड पैनल चाहिए था, मैं पैसा दूंगा और उसके अगेंस्ट ये एलईडी पैनल ले सकता हूँ। तो मीन्स ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज हो रहे, प्लस साथ में मेजर ऑफ वैल्यू। हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ रुपी, इन टर्म्स ऑफ पैसा। हम मेजर कर सकते हैं कि किसकी क्या वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल लाइक से मैं कहता हूँ ये पूरा का पूरा एलईडी पैनल विद स्टाइलस ये आया जी हमारे पास 2,50,000 का। अब मान के चलते हैं कि मेरा स्टाइलस खराब हो गया, तो क्या मुझे 2,50,000 देना पड़ेगा? नहीं, मैं मेजर भी कर सकता हूं प्लस साथ में मैं उसको क्या कर सकता हूं, डिवाइड भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? डिवाइड भी कर सकता हूं। क्लियर है कि अगर ये चीज इतने की है 1 kg 100 रुपीज की है तो 500 ग्राम मुझे कितने का मिलेगा, वो भी चीज मैं मेजर कर सकता हूं। क्लियर। प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू, हम मनी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आज आपने पैसा स्टोर किया, 10 साल बाद निकालो, गांधी मुरझा नहीं जाएगा, वो गांधी वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक। या फिर कहीं तुम सोच रहे हो उसके ऊपर उसके बाल आ जाएंगे, वो चलना बंद हो जाएगा। अगर डीमोनेटाइजेशन होगी तो वो बंद हो सकता है नोट, अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं हुई तब तक वो चलेगा। क्लियर है। तो आप मनी को स्टोर कर सकते हो बिकॉज उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट। क्या होती है? फ्यूचर पेमेंट। आप मनी के थ्रू फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि फ्यूचर पेमेंट हो ही नहीं सकती कभी भी। आज आपने कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है, उसकी पेमेंट फ्यूचर में होगी। आज आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो पेमेंट किस में हो रही है, फ्यूचर में होगी। तो विद द हेल्प ऑफ मनी हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या रहती है, स्टेबल रहती है। 10 रुपए का नोट 10 रुपए रहेगा, नो डाउट उसकी प्राइस वैल्यू चेंज हो सकती है, मनी वैल्यू सॉरी प्राइस वैल्यू क्या रहेगी, सेम। मनी वैल्यू चेंज मतलब उसकी जो परचेजिंग पावर है वो चेंज हो सकती है। लाइक आज मैं 10 रुपए में 10 कैंडी ले सकता हूँ, 10 साल बाद जरूरी है उससे 10 रुपए में मैं 10 कैंडी ले सकता हूँ, बट 10 रुपए चलेगा तो किसके हिसाब से,
₹10 के हिसाब से। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ मनी। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? फिर आता है फीचर्स क्या है बेटा इसके। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, हर कोई एक्सेप्ट करेगा। कौन कंट्रोल करता है और रेगुलेट कौन करता है इसको? आरबीआई, दैट इज आरबीआई और गवर्नमेंट। ठीक है, एंड मनी सबसे बड़ा क्या है? लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? दैट इज विच आर इन द कैश फॉर्म और विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन द कैश फॉर्म विदाउट द लॉस ऑफ मनी एंड विदाउट द लॉस ऑफ टाइम। ना तो टाइम का लॉस हो रहा, ना पैसे का लॉस हो रहा। ₹10 है मेरे पास, ₹10 की कोई चीज है, मैं उसको विद इन अ मिनट ₹10 में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्लियर? ना तो इसमें मेरा टाइम गया और ना ही मेरे पैसे का। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? अब पॉइंट आता है बेटा, मनी जब नहीं थी, ये तो है नहीं स्टार्टिंग से पैसे के थ्रू एक्सचेंज हो रहा था। जब पैसा नहीं था तब भी तो हम एक्सचेंज कर रहे थे। तब हम किसके थ्रू एक्सचेंज कर रहे थे? बार्टर सिस्टम। किसके थ्रू एक्सचेंज करते थे? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड्स के अगेंस्ट गुड्स को एक्सचेंज करना। क्या होता है? गुड्स के अगेंस्ट गुड्स को एक्सचेंज करना, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम। एक होता है बेटा बार्टर इकोनॉमी। क्या होती है? बार्टर इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी में ये सिस्टम प्रिवेल होता है, कौन सा सिस्टम? बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? बार्टर सिस्टम। जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम प्रिवेल होगा, चल रहा होगा बार्टर सिस्टम, दैट इज नोन एज बार्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको हम? बार्टर इकोनॉमी। और सीसी इकोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको? सीसी। सीसी इकोनॉमी क्या होती है? कॉमोडिटी इज एक्सचेंज अगेंस्ट कॉमोडिटी। कॉमोडिटी किसके अगेंस्ट एक्सचेंज हो रही है? कॉमोडिटी, दैट इज नोन एज सीसी इकोनॉमी। कोई डाउट यहां तक? पक्का? बार्टर सिस्टम, बार्टर इकोनॉमी क्लियर होगी? ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या बताया था मैंने? गुड्स के अगेंस्ट गुड्स एक्सचेंज करना। ठीक है, इज नोन एज बार्टर सिस्टम। बार्टर इकोनॉमी क्या बताई? जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता है, दैट इज नोन एज बार्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको हम? बार्टर। और क्या नेम होता है इसका? सीसी इकोनॉमी। सीसी मतलब कॉमोडिटी एक्सचेंज अगेंस्ट कॉमोडिटी। क्लियर है पॉइंट? बेटा जब ये सिस्टम चल रहा था तो हमें ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि हम मॉनेटरी सिस्टम को इंक्लूड करें इकोनॉमी में? मॉनेटरी इकोनॉमी बनाए। जब चल ही रही थी सिस्टम, कहते इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की, उसकी वजह से हमें ऐसा लगा नहीं यार कुछ नया सिस्टम आना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी जो हमें फेस करनी पड़ रही थी प्रॉब्लम्स अंडर द बार्टर सिस्टम? देखो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। देखो मेरा मानना ये है कि अगर आपको पॉइंट की हेडिंग समझ आ गई, अंदर का आप बना पाओगे। ठीक है, जो भी अगर आपने फिलोसोफर बनना है वो बन सकते हो, बट पॉइंट तो समझ आए ना, कंसेप्ट तो समझ आए। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? बाय चांस। क्या मतलब होता है? बाय चांस। सर मैं जा रहा था, बाय चांस मुझे कटरीना कैफ मिल गई। ठीक है, मिल गई, क्या हो गया? तो बाय चांस है, कोइंसिडेंस था कि कोइंसिडेंसली मुझे वो एक एक्टर मिल गया, मुझे ये एक मुझे एक्ट्रेस मिल गया। सेम यहां पर है बेटा, दो पर्सन थे, एक्स पर्सन और वाई पर्सन। कौन से पर्सन है? एक्स और वाई। एक्स कहता है मुझे चाहिए राइस, क्या चाहिए उसको? राइस। और वाई कहता है मुझे चाहिए वीट, क्या चाहिए उसको? वीट। ये दोनों की क्या थी? बॉन्ड। क्या थी दोनों की? बॉन्ड। एक्स को चाहिए राइस, वाई को चाहिए वीट। एक्स के पास वीट अवेलेबल है, बट वाई के पास सिर्फ क्या अवेलेबल है? एप्पल अवेलेबल, राइस अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये दोनों एक्सचेंज कर पाएंगे? नहीं, ये दोनों एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाय चांस था इसको एक ऐसा पर्सन मिलता जिसके पास राइस अवेलेबल हो और उसको किस चीज की डिमांड हो? वीट की। और वाई को भी बाय चांस एक ऐसा पर्सन मिलता जिसके पास क्या अवेलेबल हो? वीट अवेलेबल हो, बट उसको एप्पल चाहिए हो। क्लियर है? तो अगर ऐसा होता तो वो एक्सचेंज कर पाते, अदरवाइज वो एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, कि डबल कोइंसिडेंस था, बाय चांस था कि ऐसा पर्सन हमें मिल सकता था। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? बट क्या ये चीज पैसे में होती है? नहीं। मेरे पास पैसा है, मैं मार्केट में गया, मैंने कहा सर ये पैनल चाहिए, मुझे तो नहीं फर्क पड़ता उसको किस चीज की नीड है, किस चीज की डिमांड है। मैंने कहा सर मुझे ये पैनल चाहिए, वो कहता है सर ठीक है 2.5 लाख दो और आप ये लेके चले जाओ। तो उसका मतलब विद द हेल्प ऑफ मनी, चलो जल्दी, विद द हेल्प ऑफ मनी हम बार्टर सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। जो ये प्रॉब्लम थी डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट की, वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। समझ आया पॉइंट?
सेकंड प्रॉब्लम आती है बेटा एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजरमेंट नहीं थी। क्या नहीं थी? कॉमन मेजरमेंट। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन था एक्स, उसको चाहिए हॉर्स। क्या चाहिए? हॉर्स। और वाई को चाहिए राइस। और एक्स के पास राइस अवेलेबल है और वाई के पास हॉर्स अवेलेबल है। क्या ये दोनों एक्सचेंज कर पाएंगे? वैसे अगर कॉन्सिडेंसली देखें तो एक्सचेंज कर पाएंगे, बट हॉर्स को राइस के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। हॉर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, ज्यादा होगी, और राइस की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो कोई कॉमन यूनिट नहीं थी जिसके थ्रू हम मेजर कर सके। इससे क्या होगा? एक पर्सन तो बेनिफिट में चला जाएगा और दूसरा पर्सन डाउन जा सकता है, लॉस में जा सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यार कॉमन मेजरमेंट नहीं हो रही थी। अगर कॉमन मेजरमेंट नहीं होगी तो हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। समझ आया अभी पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? थर्ड पॉइंट, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। आप स्टोर नहीं कर सकते थे चीजों को बिकॉज गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। किस पॉइंट के थे? पेरिशेबल। पेरिशेबल कौन से होते हैं? जो जल्दी खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मिल्क, ब्रेड, बटर, ये सारी चीजें क्या होंगी? पेरिशेबल गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं? पेरिशेबल। अब आप क्या पेरिशेबल गुड्स को स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं वैसे, बट उसके लिए जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, अब स्टोरेज कॉस्ट काफी हाई होगी, हर पर्सन तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए स्टोरिंग प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी। क्या पैसे को स्टोर कर सकते हो? यस, बिकॉज दे आर ऑफ ड्यूरेबल नेचर। क्या होते हैं? ड्यूरेबल नेचर। ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो काफी लंबे समय तक चलते हैं। क्लियर है? आप ये तो नहीं आज 10 रुपए का नोट रखा 10 साल बाद निकालोगे उसको, वो मुरझा तो नहीं जा रहा है, खराब तो नहीं हो रहा, फट तो नहीं जाएगा, वैसे का वैसा। वो डिपेंड करता है आपने उसको रखा कैसे है वहां पर। क्लियर है? तो इसका मतलब कि आप स्टोर नहीं कर सकते थे बिकॉज वैल्यू कितनी डाउन जा सकती है और वैल्यू कितनी अप जाएगी गुड्स की, वो हमें नहीं पता। क्लियर? प्लस दूसरी चीज, स्टोरिंग कॉस्ट क्या थी? काफी हाई थी, जिसकी वजह से स्टोरिंग प्रॉब्लम चल रही थी वहां पर। समझ आया पॉइंट? देखो यहां लिखा भी है, इट इन्वॉल्व्स कॉस्टली स्टोरेज, डिटोरेशन और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड कॉमन। डिटोरेशन मींस डाउन जाना और एप्रिसिएशन मींस अप जाना। हमें नहीं पता चलेगा कि कितनी वैल्यू डाउन गई है और कितनी वैल्यू अप गई है। समझ आया पॉइंट? नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। कि आप गुड्स को डिवाइड कर सकते हैं इन बार्टर सिस्टम? नहीं कर सकते। मान लो मैंने कहा कि 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 1 रिमोट ऑफ टीवी। ठीक है, 1 किलो एप्पल में आपको क्या मिल जाएगा? 1 रिमोट मिल जाएगा। अब हुआ क्या, मेरे पास आधी किलो एप्पल, हाफ केजी है, क्या मैं आधा रिमोट लेकर आऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सेल सेल थोड़ी ना मैं लेकर आऊंगा, उसका करूंगा क्या? तो इट मींस कि हम डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। बट क्यों? मनी में तो कर पाएंगे। मनी में मान के चल तेरे पास 1000 रुपए है, ठीक है, और तुझे कोई 1000 रुपए की 1 किलो की चीज मिलती है, तुझे आधी किलो चाहिए, तू लेकर आ सकता है? नहीं लेकर आ सकता? तो यार वो तो तेरे पास शॉर्टेज होगी ना, वो तेरे पास क्या हुई है? शॉर्टेज हुई है। हम कह रहे हैं कि अब मान के चल तेरे पास 2000 रुपए है, तुझे 2 रिमोट चाहिए, और वो कह रहे हैं कि 1500 का एक रिमोट आता है, फिर तो डिवाइड कर सकता है ना चीजों को कि भाई यार 1500 रुपए में एक चीज ले लेता हूं। यहां पर कर पाएगा ये चीज? नहीं कर पाएगा ना। अब ये यहां पर तो एक पूरी की पूरी चीज ही मिलेगी ना, वो कह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट यही चीज मिलेगी। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते। वहां पर तो आप कुछ भी करके कर सकते हो ना, वो चीज पॉसिबल नहीं थी। आप डिवाइड नहीं कर सकते थे यहां पर बेसिकली। एंड द लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट है, प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट कौन सी होती है? फ्यूचर पेमेंट। कौन सी होती है? फ्यूचर पेमेंट। अब फ्यूचर पेमेंट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे इन बार्टर सिस्टम? नहीं, बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में किस टाइप के गुड्स होंगे और किस क्वालिटी के गुड्स होंगे। इसमें मेरा एक चीप सा एग्जांपल मैंने बताया हुआ था तुम्हें। अब फॉर एग्जांपल मान लो एक फार्मर था, मुझे लगता है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होती है वीट की, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा मैं आपको एक पेयर ऑफ शूज़ देता हूँ और आप उसके अगेंस्ट मुझे 1 kg ऑफ वीट देना। वो कहता सर ठीक है, आप मुझे पेयर ऑफ शूज़ अभी दे दो और 1 kg ऑफ वीट मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा। अभी तो मैंने सोइंग करी है, 1 महीने बाद हो जाएगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, पर एक क्वालिटी के चाहिए। हुआ क्या, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? नेचर। नेचर के ऊपर डिपेंड होती है।
आफ्टर अ मंथ जब वो प्रोडक्शन हुई वो बी क्वालिटी की होगी। अब मैं उसको क्या कहूंगा, मेरा एक जूता तू रख ले, एक जूता मुझे वापस दे दे, पॉसिबल ही नहीं होगा ना वो चीज, ठीक है। बट अगर पैसा होता तो मैं ये कह सकता था सर देखो ए क्वालिटी की रेट था 1000 रुपीज, बी क्वालिटी का रेट है 800 रुपीज, ठीक है। मैंने आपको 400 एडवांस दिया हुआ है, तो आप ये मान के चलो अब मैं 800 के हिसाब से लूंगा, मैं 400 और आपको पे कर दूंगा। सो इट मींस विद द हेल्प ऑफ मनी हम फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, बट विदाउट मनी फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं थी। क्लियर है? उसका मैंने पॉइंट भी लिखा हुआ, दिस बिकॉज दिस एग्रीमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड दिस एग्रीमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स, कि किस टाइप के गुड्स थे और किस क्वालिटी के गुड्स, वो हमें नहीं पता होगा क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। कोई डाउट है यहां तक? सो हमने 5 प्रॉब्लम्स करी, कौन कौन सी? पहली थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉट, सेकंड कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड स्टोरिंग वेल्थ, फोर्थ डिविजिबिलिटी एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये नहीं हो पा रही थी। क्लियर है पॉइंट? फिर आता है पॉइंट बेटा फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, और किस फंक्शन ने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वैसे हम इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी में ये 2 आते हैं, सेकेंडरी में नेक्स्ट 2 आएंगे, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। प्राइमरी फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या कहना चाहता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज? कि पैसे के थ्रू आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं फर्क पड़ता सामने वाले की नीड क्या है, हमें नहीं चेक करना कि सामने वाले को क्या चाहिए, हमें इतना पता है मेरे को ये चीज चाहिए, मैं उसके पास अवेलेबल है, मैं उसको पैसे दूंगा और उससे ये चीज लेकर आ सकता हूं। ये चीज तो पॉसिबल है। तो विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन एक्सचेंज ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर? तो इसने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी है? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। समझ आया पॉइंट? नेक्स्ट मेजर ऑफ वैल्यू। क्या आप विद द हेल्प ऑफ मनी मेजर कर सकते हो चीजों को? यस, विद द हेल्प ऑफ मनी हम हर चीज को मेजर कर सकते हैं। मैं कहता हूं 1 kg है 1000 रुपीज का, तो मैं इसको पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि 1 रुपी में मुझे 1 ग्राम मिलेगा, 2 रुपी में मुझे 2 ग्राम मिलेगा, 500 रुपीज में मुझे 500 ग्राम मिलेगा। क्लियर है? सो विद द हेल्प ऑफ मनी मैं हर चीज को मेजर कर सकता हूं। इट मींस मैं यहां पर डिवाइड भी कर पा रहा हूं। क्या कर पा रहा हूं? डिवाइड। तो इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी? एक तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू को सॉल्व किया, प्लस एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं डिविजिबिलिटी को भी सॉल्व किया। समझ आया? डिविजिबिलिटी को भी सॉल्व कर। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? दोनों पॉइंट क्लियर हुए? नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन में आता है बेटा फर्स्ट पॉइंट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्या बताया था मैंने? डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। ये तो साफ क्लियर हो रहा है, फ्यूचर पेमेंट वाली प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर रहा होगा? डेफर्ड पेमेंट की फंक्शन ही सॉल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में प्राइस क्या रहेगा मनी का? स्टेबल, प्लस इट इज जनरली एक्सेप्टेबल अनटिल एंड अनलेस डीमोनेटाइजेशन ना हो। ये बोलना पड़ेगा अब हमें, पहले नहीं बोलते थे क्योंकि होती ही नहीं थी। थर्ड, इट इज मोर ड्यूरेबल कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी भी है, मतलब आज सेव करके रखा, ये नहीं कि जल्दी ही खराब हो जाएगा, वो काफी टाइम तक चलती रहेगी चीज। क्लियर हुआ पॉइंट? तो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एंड लास्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। कि आप स्टोर कर सकते हो? यस, हम स्टोर कर सकते हैं मनी को, ठीक है। तो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी यहां पर? स्टोरिंग वेल्थ की। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? स्टोरिंग वेल्थ। कोई डाउट है बेटा? सो हर फंक्शन ने कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मान लो वैसे नो डाउट फंक्शन नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो 1 मार्कर में कुछ आ जाता है तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आया, लेट अस से explain how problem of double coincidence of bonds will be solved by money। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को मनी ने कैसे सोल्व किया? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो विद इन अ 1 लाइन बार्टर सिस्टम बता देना क्या होता है, फिर 2 और 3 लाइंस में जो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड है उसको एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट प्रॉपर हेडिंग आएगी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना और बताना है कि वो कैसे उसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये 3 हेडिंग के साथ आपका आंसर लिखा जाएगा और उसके बाद आप आंसर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक पैटर्न होता है जिससे हम नंबर निकाल सकते
ऐसा नहीं होता है सर एक पैराग्राफ लिख दिया मेरे तो ठीक लिखा था, अरे तुमने ठीक लिखा होगा बट प्रेजेंटेशन भी तो कुछ मैटर करती होगी ना वहां पर, ठीक है। तभी हम कहते हैं हेडिंग होनी चाहिए, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना। और जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ ना, मैंने जो तुम्हें नोट्स दिए हुए उसमें अगर तुमने चेक किया हो, हेडिंग के सामने एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, हेडिंग के नीचे से, ठीक है। हेडिंग के नीचे वाले पॉइंट से एक्सप्लेनेशन करनी है हमेशा, कभी भी हेडिंग के सामने से एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा लीगल एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। सबसे बेस्ट पॉइंट है लीगल और नॉन लीगल टेंडर मनी का, ठीक है। क्या होती है लीगल और नॉन लीगल? लीगल विच वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट। क्या मतलब होता है विच वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट? दैट इज एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू एक्सेप्ट इज नोन एज लीगल टेंडर मनी। क्या बोलते हैं उसको हम? लीगल टेंडर मनी। बाउंड मतलब मैं मजबूर हूं, मुझे लॉ ने बोला है कि भाई ये पैसा तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कोई आपको 10 रुपए का क्वाइन देता है इन एक्सचेंज ऑफ योर मनी और जो भी है, ठीक है। 10 रुपए का कोई क्वाइन दे रहा है, क्या आप उसको मना कर सकते हो भैया मैं 10 का क्वाइन नहीं लूंगा? नहीं, आप मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एज पर द लॉ वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट इंडियन रुपी ऑफ एनी डिनोमिनेशन इन अ कंट्री, ठीक है। जो भी डिनोमिनेशन हमारी लीगली चल रही है मार्केट में, तो वो डिनोमिनेशन हम बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि लॉ ने हमें बोला है, ठीक है जी। अगर आपको याद हो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर लोगों ने कहा कि 10 रुपए का जो क्वाइन आता है वो नकली आ रहा है, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। तब आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू करी कि जो दो टाइप के क्वाइन मार्केट में चल रहे हैं 10 के, वो दोनों ही क्वाइन किसकी तरफ से इशू किए गए हैं? आरबीआई की तरफ। और एवरी इंडिविजुअल, एवरी पर्सन इन इंडिया इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट 10 रुपी क्वाइन। और कोई मना करेगा तो उन्होंने एक गाइडलाइन नंबर भी इशू किया था, आप उसके ऊपर उसकी कंप्लेंट कर सकते थे हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है। तो ये हम बाउंड एक्सेप्ट करेंगे। इसके अंदर भी दो पॉइंट्स आते हैं बेटा, एक लिमिटेड मनी होती है और एक अनलिमिटेड। अब कोई मुझे क्वाइंस में पेमेंट करता है, मेरे को किसी से 1 करोड़ की पेमेंट लेनी थी, एंड ही से सर ट्रक भर के लाऊं 1-1 रुपए के क्वाइन, गिनो बैठ के। और शाबाश, अब मैं 10 बंदे भी लगा दूं तब भी 1 महीने में तो नहीं गिने जाएंगे। तो इसका मतलब मैं वहां बाउंड नहीं हूं। बट अभी आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था बाउंड हो, बट एक लिमिटेड अमाउंट तक। अगर कोई मुझे क्वाइंस में पेमेंट करता है, सो आई एम बाउंड टू एक्सेप्ट दैट मनी अप टू ₹1000। कितने तक मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं? 1000 तक, उसके बाद मैं बाउंड नहीं हूं। समझ आया पॉइंट? और अनलिमिटेड होता है बेटा, अब वो मुझे पेमेंट करने आया है 1 करोड़ की, वो कहता है सर ज्यादा कुछ नहीं है, 100 रुपीज की गड्डियां बना के लाया हूं, पैकेट बना के लाया हूं, वो पकड़ो अब काउंट करो। अब मैं कहता हूं सर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो भाई इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती, ठीक है। तो यहां पर मैं पेपर करेंसी अनलिमिटेड अमाउंट तक बाउंड हूं एक्सेप्ट करने के लिए, मैं मना नहीं कर सकता। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट? कोई भी पेपर करेंसी हो, 1 रुपए की नहीं, ठीक है, इतने तो है ही नहीं, पहली बात तो इतने है ही नहीं होंगे। नेक्स्ट, नॉन लीगल टेंडर मनी। बेटा नॉन लीगल टेंडर मनी को हम ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शनल। लिखा हुआ है मैंने यहां पर ऑप्शनल मनी, मेरी मर्जी मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। सामने वाला मुझे बोलता है सर ऑनलाइन पेमेंट, मैं कहना सर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी, कैश पेमेंट हो, ठीक है। अब वो गए सर मैं चलो थाने चलते हैं, केस करेंगे आपके ऊपर, कर लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सामने वाला कहेगा जाकर कि सर इसकी मर्जी, ये एक्सेप्ट करे या ना करे। सर चेक से पेमेंट नहीं लेते जी, हम तो कैश ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी मर्जी है कि वो हम एक्सेप्ट करें या ना करें, वो ऑप्शनल है, ठीक है। इसको और बोलते हैं फिड्यूशरी। क्या बोलते हैं? फिड्यूशरी। फिड्यूशरी होती है ट्रस्ट के बेस पर। किसके बेस पर? ट्रस्ट। अब आपने मुझे चेक से पेमेंट करी है, चलो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो किसके बेस पर एक्सेप्ट किया? ट्रस्ट के बेस पर एक्सेप्ट किया कि भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसा होगा तभी तुमने मुझे चेक दिया है, और वो क्लियर हो जाएगा। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं बेटे इसमें? पक्का? सो लीगल कौन सी होती है? विच वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट। और नॉन लीगल कौन सी होती है? विच वी आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। और क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शनल। लीगल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स। कौन कौन से? लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड कौन सी होती है? बाउंड टू एक्सेप्ट ऑफ क्वाइंस अप टू सर्टेन लिमिट, क्लियर। और अनलिमिटेड, पेपर करेंसी ऑफ अनलिमिटेड अमाउंट। समझ आया पॉइंट? अब आता है बेटा मेन क्वेश्चन, मनी सप्लाई, ठीक है जी। मनी सप्लाई का एक मेजर क्वेश्चन है,
जो इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, मनी सप्लाई होती क्या चीज। हमने नेशनल इनकम एक पॉइंट पढ़ा था, स्टॉक कंसेप्ट या फ्लो कंसेप्ट पढ़ा था। स्टॉक क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना, और फ्लो क्या होता है, ओवर अ पीरियड चेक करना। ठीक है जी। मनी सप्लाई सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, अगर 1 मार्कर में आएगा, मनी सप्लाई कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक है फ्लो। स्टॉक कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक। बच्चे कंफ्यूज होकर सप्लाई से सोचते हैं सप्लाई मतलब चेंज होता रहा होगा, ठीक है, तो फ्लो कंसेप्ट लिख देते हैं। नहीं, मनी सप्लाई क्यों स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करते हैं कि मार्केट में मतलब पूरी कंट्री में कितना पैसा अवेलेबल है, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। क्लियर है। तो मनी सप्लाई का सिंपल सा मीनिंग है टोटल क्वांटिटी और स्टॉक ऑफ मनी, कितने क्वांटिटी और कितनी स्टॉक ऑफ मनी मार्केट में अवेलेबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करते, दैट इज नोन एज स्टॉक कंसेप्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, स्टॉक कंसेप्ट। कोई डाउट तो नहीं बेटे से। सो कंपोनेंट क्या, फर्स्ट करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। फर्स्ट कंपोनेंट क्या आता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कि कितना पैसा पब्लिक के पास अवेलेबल है। जो पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक्स में होगा वो इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं मान के चलो कमर्शियल बैंक तुम्हें पता है कौन से होते हैं कमर्शियल बैंक, जो डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, ठीक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तो ये सारे कौन से बैंक होते हैं हमारे, कमर्शियल बैंक। तो जो पैसा पब्लिक का उसके पास है, उसकी जेब में, उसके घर में रखा हुआ है, वो पैसे की बात करें सिर्फ। ठीक है, वो किस फॉर्म में हो सकता है, नोट्स की फॉर्म में भी हो सकता है और कॉइन्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जो पैसा पब्लिक के पास अवेलेबल है, दैट इज नोन एज करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। समझ आया पॉइंट। सेकंड आता है बेटा डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड मतलब मेरी मर्जी में जब मर्जी मांगू, क्यों, किस चीज को, मेरे पैसे को। मैंने अपना पैसा कुछ कमर्शियल बैंक्स में रखा हुआ था, एसबीआई में रखा हुआ था, मैंने सुबह रखा, मेरी शाम को डिमांड आ गई, मैं शाम को जाऊंगा एसबीआई को बोलूंगा मेरा पैसा दे। वो ये नहीं, सर यार ये क्या मतलब, वो सुबह तो रखा था, 2-3 दिन तो रखो थोड़ा। ठीक है, वो ऐसे कुछ नहीं कह सकते, मेरा पैसा है, मैं जब मर्जी मांगू। मैंने अगर 11 बजे डिपॉजिट किया और 11:05 को मुझे नीड आ गई, तो मुझे बैंक पैसा लाकर देगा। समझ आया। वो ये नहीं सर वो पीछे बंदा खड़ा था ना वो ले गया, वो जब डिपॉजिट कराएगा तब ले लेना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा पैसा है, मैं जब मर्जी बैंक से डिमांड करूं कैश फॉर्म में, मैं ऑनलाइन डिमांड करूं, मैं एटीएम के थ्रू विड्रॉ करूं, जैसे मर्जी, बाय चेक, बाय डिमांड ड्राफ्ट और अदरवाइज जैसे मर्जी मेरे पास ऑप्शन है, मैं किसी भी ऑप्शन से मैं बैंक से मेरा पैसा वापस ले सकता। वो भी किसका पार्ट बनेगा, मनी सप्लाई। अच्छा बेटा, कुछ बुक्स में अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में नहीं लिखा हुआ, तो आप सिंपल सा पॉइंट लिख देना अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, मतलब जो आरबीआई ने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स किए होते हैं, वो भी किसका पार्ट बनेगा, मनी सप्लाई का पार्ट। समझ आया पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें। सो मनी सप्लाई में क्या क्या नहीं आता, हमने ये तो पढ़ लिया बेटा। पता क्या होता है, आने को तो बहुत कुछ चीजें आ सकती है, हम ये पढ़ लें क्या नहीं आता। जो नहीं आता बाकी जो बचा हुआ सब आता है। ऐसे ना हमारे जैसे जीएसटी नहीं था ना, जीएसटी से पहले ना एक सर्विस टैक्स होता था। ठीक है, सर्विस टैक्स में बहुत कुछ आता था। तो जो सीए करता था ना बंदा, या जो बीकॉम कर रहा था, बीकॉम वालों को तो नहीं, जहाँ सीए वालों के साथ होते थे बेचारों के साथ थोड़ी सी ना नाइंसाफी होती है, तो सीए वालों को बोलते थे जो सर्विस टैक्स में चीजें नहीं आती है ना वो याद कर लो। वो कहते थे सर कितनी है, कहते 100 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। अब बंदा डर जाता था, यार 100 पॉइंट और तुम कह रहे हो ज्यादा नहीं है। तो कहते सर फिर वो बता दो ना जो जो आ रही है। कहते वो 100 से भी ज्यादा है। कहते सर फिर ठीक है, 100 वाले इजी लग रहे हैं हमें। सिंपल सा पॉइंट है, 100 से ज्यादा चीजें याद करना मुश्किल हो, कहते हैं 100 वाली चीजें याद कर लेंगे। तो सेम पॉइंट यहाँ पर है यार, 3 चीजें याद कर लेते हैं जो नहीं आ रही है, बाकी जो चीजें आ रही होंगी वो तो आएंगी आएंगे इनको छोड़कर। क्या क्या चीजें मनी सप्लाई में नहीं आती। पहला पॉइंट, जो स्टॉक ऑफ गोल्ड है, गोल्ड का स्टॉक सेंट्रल बैंक के पास है वो नहीं है। एक चीज याद रखना, सेंट्रल बैंक के पास कुछ भी है वो नहीं आता। सिंपल सा पॉइंट है, सेंट्रल बैंक के पास जो सीआरआर कैश रिजर्व मेंटेन किया है किसने, कमर्शियल बैंक ने। पता है ना सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है उसका कुछ पार्ट उसको किसके पास मेंटेन करना पड़ता है, कमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक और आरबीआई के पास। वो कंपलसरी है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। या फिर जो कैश गवर्नमेंट ने अपनी ट्रेजरी में, ठीक है, तिजोरियों में रख लिया, अपने घर में नहीं, गवर्नमेंट की तिजोरी में रखा कंट्री की, तो वो पैसा भी मनी सप्लाई में इंक्लूड
नहीं होगा। समझ आया? ये तीन चीजें मनी सप्लाई में नहीं आती। तो बेटा आपको ना 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन M1। ठीक है, M1 में क्या होगा? जो हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं ना, वो तीनों कंपोनेंट शॉर्ट फॉर्म में, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, सेकंड डिमांड डिपॉजिट्स, थर्ड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? M1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? M1। कोई डाउट? वैसे तो चैप्टर देखा जाए कंप्लीट। अब वो जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है वो पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि इसको फुली कंप्लीट कर। कुछ पॉइंट्स आते हैं बेटा। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? जो नोट पे लगी होगी। आज ये कड़क नोट है जिम में, गांधी निकला है आज, 500 का नोट है। ठीक है, अब ये तो इसमें 500 रुपए लिखा हुआ है, तो इस नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ? 500। तो ये क्या बनेगी इसकी? फेस वैल्यू। क्या बनेगी इसकी? फेस वैल्यू। बेटा एक होता है फिएट मनी। क्या होता है? फिएट मनी। फिएट मनी ये किसके ऑर्डर से सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में? गवर्नमेंट, आरबीआई। किसके ऑर्डर से सर्कुलेट हो रहा है? गवर्नमेंट। ये शुभम के ऑर्डर से सर्कुलेट नहीं हो रहा है। शुभम ने कहा ये चीज रोनित को दे दो या ये चीज काव्या को दे दो, ये उसके ऑर्डर से सर्कुलेट नहीं हो रहा है। किसके ऑर्डर से सर्कुलेट हुआ? गवर्नमेंट के ऑर्डर से। दैट इज नोन एज फिएट मनी। समझ आया पॉइंट? थर्ड आता है बेटा टोकन मनी। टोकन मनी से पहले एक चीज पढ़ लेते हैं जो यहां पर है, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू। बेटा ये 500 रुपए का नोट जब बना होगा उसके लिए मटेरियल लगा होगा। आपको पता है किसी नॉर्मल पेपर पे नहीं बनता, ये कुछ कॉटन का यूज करते हैं, उससे पेपर बनाया जाता है रख के। ठीक है, उसके बाद काफी प्रोसेस होता है, उसके बाद ये एक नोट बना है। उसकी इंक लगती है, इंक अलग होती है इसकी। नहीं तो अगर सिंपल सा पॉइंट है, पैसा धुल जाते हैं कई बार जेबों में रखे हुए, ये तो नहीं इंक छोड़ जाता है। ठीक है, वो तो नहीं होता ना। तो या इंक फेड होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, आपने देखा होगा जो बिल्स आते हैं आपके पास, जो कंप्यूटर जनरेटेड बिल होता है, उसकी इंक फेड होनी शुरू हो जाती है। आप जितनी मर्जी देर तक रखो, इसकी इंक फेड नहीं होगी। तो जितने का मटेरियल इसमें यूज हुआ बनाने के लिए, ठीक है, वो जरूरी नहीं है 500 का ही हो, वो कम का भी हो सकता है और ज्यादा का भी हो सकता है। आपको पता है गवर्नमेंट ने 1 रुपए का नोट बनाना क्यों बंद किया? उसकी कॉस्ट ज्यादा लग रही थी गवर्नमेंट को। 1 रुपए को बनाने के लिए ये नहीं 10 पैसे का खर्चा लग रहा है, उसको बनाने के लिए उसकी 5-6 रुपए लग जाते थे। तो कहते यार इतना खर्चा आ रहा है तो उसको बंद ही कर दो, बड़ी नोट्स की बना लो ना, 10 के बना लो, 5 के बना लो, 20 का बना लो, 50 का बना लो, वो बंद कर दो। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट को कितने मटेरियल का खर्चा उठाना पड़ा, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ आया? अब आता है बेटा टोकन मनी। अब मान के चलते इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट को 100 रुपए का खर्चा उठाना पड़ा, बट गवर्नमेंट इस पे प्रिंट क्या किया? 500 रुपए। अब मान लो ये 500 का नोट मेरा गुम हो गया और मुझे पता है गवर्नमेंट को बनाने में 100 का खर्चा है। अब ये गुम हो गया, मैं क्या कहूंगा? मेरे 100 रुपए का मटेरियल गुम हो गया? नहीं, मेरा 500 का नोट गुम हो। तो जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होगी तो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन मनी। समझ आया? एक होता जैसे फॉर एग्जांपल एक चेक है। बेटा चेक बनता कितने का? 3-4 रुपए का बनता होगा एक चेक का पेज, बट उसके ऊपर लोग करोड़ों की ट्रांजेक्शन करते हैं। अब मान लो किसी का 1 करोड़ का चेक गुम हो गया, वो क्या कहेगा? यार 4 रुपए का चेक गुम हो गया मेरा। नहीं, वो ये कहेगा मेरा 1 करोड़ का चेक गुम हो गया। क्लियर हुआ? फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मैंने भी बताया था क्या होते हैं? ट्रस्ट के बेस पर। किसके बेस पर? ट्रस्ट। जब कोई मनी सर्कुलेट होती है ये ट्रस्ट के बेस पर, जैसे लाइक आपने मुझे चेक दिया, मैंने कहा वो किसके बेस पर आया? ट्रस्ट के बेस पर आया कि यार वो चेक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जिसने दिया मुझे चेक, पेयर, उसको बैंक के ऊपर ट्रस्ट है कि बैंक मेरा चेक क्लियर कर देगा, अनटिल अनलेस पेमेंट ना हो उसके अकाउंट। ठीक है, पेमेंट होनी चाहिए। और मुझे, जिसने मुझे चेक दिया, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है कि यार इसके अकाउंट में पैसा है और ये चेक क्लियर हो जाना चाहिए। समझ आया पॉइंट? फिर आता है बेटा हमारा पॉइंट हाई पावर्ड मनी। कौन सी मनी? हाई पावर। करेंसी कौन क्रिएट करता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, कौन क्रिएट करता है? सेंट्रल बैंक। देखो करेंसी इज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक, द करेंसी सो क्रिएटेड इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। समझ आया पॉइंट? बैंक मनी बेटा वैसे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, हमने क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा हुआ ना बैंकिंग चैप्टर में। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? जितना कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आता है उसका वो कुछ पार्ट रखकर, कुछ पार्ट आरबीआई के पास रखकर, बाकी जो बचा होगा वो किसको दे देती है? लोन पर दे देती है। तो उस लोन से वो कितना पैसा क्रिएट कर रहा है वो हमने पढ़ना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, वो क्या आएगा मेरा? बैंक मनी। क्या बनाएगा? बैंक मनी। एक होता है नियर मनी। नियर मनी होता है जिस चीज को आप इजीली किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? कैश फॉर्म में।
मनी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? मनी की फॉर्म में। दैट इज नोन एज नियर मनी विदाउट द लॉस ऑफ टाइम एंड विदाउट द लॉस ऑफ मनी। घर अगर आप कन्वर्ट करते हो कैश में, क्या वो नियर मनी में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम। ये तो है नहीं कि आज डील हुई, शाम तक घर बेच दिया। ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। अब ये तो नहीं है 25 लाख की जो आपने चीज ली वो 27 की ही सेल हो, क्या मतलब 24 की भी सेल हो सकती है, ठीक है। तो वो विदाउट द लॉस ऑफ टाइम और विदाउट द लॉस ऑफ मनी होना चाहिए। समझ आया? एंड द लास्ट पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ मनी। बेटा ये जो 500 का नोट है, जरूरी थोड़ी ना आज मेरे हाथ में रहेगा हमेशा जिंदगी भर। जब ये 500 का नोट इस सीरियल नंबर का बना, ये सिर्फ शुभम के हाथ में रहेगा और किसी के हाथ में जाएगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं होगा। वो मार्केट में सर्कुलेट हुआ, कितने लोगों के पास गया वो। आज मेरे पास है, कल ए के पास होगा, परसों बी के पास होगा, फिर सी को दिया गया, फिर डी को दिया, फिर ई को, फिर एफ को, फिर जी को, चलता गया सबके पास। तो कितने लोगों के पास गया, ठीक है। दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ मनी। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इसमें भी? लास्ट पॉइंट आता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन मनी एंड नियर मनी। देखो इसमें से मुझे बताना 100% लिक्विड कौन सा होता है? मनी। 100% लिक्विड कौन सा होता है? मनी। हम 100% नहीं बोलते, सेंट परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट परसेंट। आप 100% भी लिख सकते हो, ठीक है। 100% लिक्विड कौन सी होती है? मनी। और नियर मनी 100% लिक्विड नहीं होती। नियर मनी में, सॉरी, मनी में क्या क्या आएगा आपका? कोई भी करेंसी नोट्स आ सकते हैं, क्वाइंस आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। और नियर मनी में क्या आएगा? गोल्ड, क्रेडिट बैलेंस इन योर सेविंग अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट इज नोन एज नॉट नोन एज मनी, क्योंकि उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसे की फॉर्म में, ठीक है जी। अच्छा, किस चीज को हम पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं? मनी को। मेरे पास 1000 रुपए है, मैं उसको पर यूनिट कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 1 रुपए में कितना ले सकता हूँ। क्या नियर मनी में पॉसिबल है? नहीं, नियर मनी में ये फीचर पॉसिबल नहीं है। ये इनका डिफरेंस है। कोई डाउट है बेटा? इसके वैसे मेजरली कंसेप्ट हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा बैंकिंग करवाऊंगा, ठीक है। बैंकिंग में हम सारे कंसेप्ट्स कवर कर लेंगे, और जो जैसे ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स, नेट डिमांड डिपॉजिट, जिसके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करवाकर खत्म कर दूंगा, ठीक है जी।